हेलो ऑल ऑफ यू, मैं हूं प्रवीण पटवारी एंड आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप पुराने अंदाज में कुछ नए ढंग से हमें ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के कॉन्सेप्ट्स को कराइए कि जीवन भर वो हमारे दिल में बस जाएं। तो आइए हम लोग समझते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल से। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो डाइस यहां पर रोल हो रहा है। तो डाइस कभी भी अगर हम लोग देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ भी आ सकता है। अब चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, सबका जो आने का प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है? सेम होता है। जितने भी सारे आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक, सबका प्रोबेबिलिटी सेम होता है, राइट? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं डाइस रोल करूंगा और उसमें 2 आएगा, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका नाम है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी सारे एक्स के वैल्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, अगर मैं एक डाइस की बात करूं तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1 2 3 4 5 6, राइट? तो सारे जो हैं इवेंट्स, उन सबका प्रोबेबिलिटी जो होता है वो सेम होता है। दिस इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप सो द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लियर टू यू। आइए हम लोग हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। सो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट यू मेक द फर्स्ट सेल टू द फोर्थ कस्टमर। जैसा कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं, यहां पर एक लड़की है, वो अपने लिए एक ड्रेस पसंद कर रही है, राइट? सो अगर आप फर्स्ट सेल टू फोर्थ कस्टमर की बात करते हैं तो यहां पर आ रहा है पहला सक्सेस। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सक्सेस। एंड जब भी हम लोग फर्स्ट सक्सेस की बात करते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दिमाग में आना चाहिए वो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बात करता है फर्स्ट सक्सेस का। सो फर्स्ट सेल टू द फोर्थ कस्टमर का मतलब क्या है? पहले 3 बार जब मैं कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करूंगा तो मेरे को मिलेगा फेलियर, राइट? तो फेलियर इंटू फेलियर इंटू फेलियर इंटू लास्ट में मेरे को चाहिए सक्सेस। सो फर्स्ट सक्सेस अगर कभी भी आए तो आपको दिमाग में रखना है कि द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आइए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन हमारे पास में आया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर द CS1 पेपर इन द 4th अटेम्प्ट? अगेन CS1 का जो एग्जाम है, मैं चाहता हूं बच्चों का एक ही बार में क्लियर हो जाए, बट यस, मेहनत से आप एक बार में क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाफ हार्टेडली एफर्ट देंगे तो बार बार आपको अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेहनत लगती है, नहीं तो फिर अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, ठीक है? तो आइए, तो मजाक की बात थी। तो यहां पर भी आप देखो, उसको फर्स्ट सक्सेस मिल रहा है CS1 पेपर में 4th अटेम्प्ट में। इसका मतलब क्या है? उसके पहले वाले 3 अटेम्प्ट में वो करेगा फेल। तो यहां पर जैसा कि आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, हमारे पास में है 0.4। तो इसका मतलब क्या है? सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी, पासिंग द पेपर इन एनी अटेम्प्ट इज 0.4, मतलब फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाती है? 0.6। तो इसका मतलब 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.4। ओके, सो अभी तक हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशंस किया है, विच इज यूनिफॉर्म डिस्क्रीट एंड हमने किया ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट सक्सेस कभी भी आए तो आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना है। आइए हम लोग हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। यू टॉस्ड अ कॉइन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ हेड? आप अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट को एक बार करते हैं, आई रिपीट, आप अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट को एक बार करते हैं तो वो बर्नौली होता है। आप उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं तो वो बाइनोमियल बन जाता है, ठीक है? आई रिपीट, आप अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट को अगर एक बार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने कॉइन टॉस किया, मैंने कॉइन को उछाला
एंड कॉइन को उछालते ही हेड या फिर टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, दिस इज अ बर्नौली ट्रायल. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ हेड इज 0.5 assuming the coin is unbiased जाता है. ठीक है ना, या तो आप पास होंगे या फिर आप एक्सपेरिमेंट में फेल होंगे. ठीक है ना, बट एक्सपेरिमेंट करना लाइफ में कभी ना भूले. इसके बाद में देखिए क्या, यू टॉस द कॉइन 10 टाइम्स. उसी कॉइन को मैं उछाला, देखा क्या आ रहा है, उछाला, देखा क्या आ रहा है, उछाला. ऐसे मैं 10 बार करता हूं. जब मैं उसी एक्सपेरिमेंट को 10 बार करता हूं तब वो बन जाता है बाइनोमियल. एक माने फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्सपेरिमेंट को 10 बार कर रहा हूं, उसमें मेरे को 6 बार सक्सेस चाहिए. यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. आई रिपीट, बाइनोमियल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल आप जब 10 बार कॉइन को उछालते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिले, आपको चाहिए 6 हेड्स, तो आपको मिल सकते हैं हेड 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 देन ऑल टेल्स, और या फिर टेल्स 6 हेड टेल टेल टेल, कुछ भी हो सकता है. ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं 10 बार कॉइन को उछालता हूं तो मेरे को 6 हेड चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो हमने किया सबसे पहले यूनिफॉर्म जिसमें समान प्रोबेबिलिटी होती है ऑल द पॉइंट्स पे. उसके बाद हमने किया ज्योमेट्रिक जो होता है फर्स्ट सक्सेस. उसके बाद हमने किया बर्नौली, एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पास या फेल. उसके बाद हमने किया बाइनोमियल, उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे एंड देखेंगे कि 6 हेड कितना, माने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 6 हेड्स आउट ऑफ 10 ट्रायल्स. माने फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स करूंगा, मेरे को उसमें x नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए. बहुत सिंपल सी बात है. ओके, आप कुछ भी लिखो, फॉर एग्जांपल आप 6 बार एग्जाम लिखोगे, आपको 2 बार सक्सेस चाहिए. कौन से एग्जाम में चाहिए, बाद में चाहिए, पहले चाहिए, ये सब यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है. आप 6 बार एग्जाम लिखोगे, आपको 2 बार सक्सेस चाहिए. ऐसा होता है इसमें. ठीक है ना. सो यू टॉस्ड अ कॉइन 10 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 6 हेड्स. ठीक है, एक आज के दिन पे देखो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है. राइट, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, लोगों की नहीं बन रही है क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इनकंपैटिबिलिटी का जो रीजन है, फॉर एग्जांपल मैं चेक कर रहा था डाइवोर्स फाइलिंग्स, भगवान करे किसी का ना हो, मैं चेक कर रहा था डाइवोर्स के फाइलिंग्स को मैं चेक कर रहा था. तो जब मैंने डाइवोर्स के फाइलिंग्स को चेक किया तो मैंने देखा कि उसमें इनकंपैटिबिलिटी का एक रीजन दिया हुआ है. ठीक है ना, इनकंपैटिबिलिटी का एक रीजन दिया हुआ है. मैं कोई भी एक डाइवोर्स के फाइल को उठाता हूं, मैं उसे चेक करता हूं और मैं देखता हूं कि क्या रीजन है. ठीक है ना, अगर मैं कोई भी एक फाइल को उठा के रीजन देखता हूं, इनकंपैटिबिलिटी है तो सक्सेस है, इनकंपैटिबिलिटी नहीं है तो सक्सेस नहीं है. फॉर एग्जांपल 80% प्रोबेबिलिटी है कि रीजन में इनकंपैटिबिलिटी आएगा. तो आपने कोई भी एक डाइवोर्स की फाइलिंग को उठाया, आपने चेक किया कि क्या इनकंपैटिबिलिटी रीजन है. अगर है, एक बार अगर आप ये करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बर्नौली ट्रायल. ओके, बर्नौली. लेकिन अगर मैं 7, 8, 9, 10 फाइल चेक करता हूं तो वो बाइनोमियल बन जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन बनाता हूं, मैं 10 फाइल चेक करूंगा डाइवोर्स के और मेरे को उसमें 4 में इनकंपैटिबिलिटी एज द रीजन दिखने चाहिए. इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रायल्स में आपको चाहिए इतना सक्सेस. ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं 10 बार ट्राई करूंगा, मेरे को चाहिए 4 सक्सेस. मैं 9 बार ट्राई करूंगा, मेरे को चाहिए 6 सक्सेस. लाइक दैट, दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, उसके बाद में हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका नाम है हाइपर ज्योमेट्रिक. सर पीछे ताश के पत्ते चल रहे हैं. यस, ताश के पत्ते. ताश के पत्ते से आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकती है. ठीक है, सो देखिए यहां पर हम लोग समझाने की ट्राई करेंगे आपको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में अगर मैं ताश के पत्तों की बात करूं तो मैंने ताश का एक डेक निकाला, मैं उसमें से एक पत्ता निकालता हूं, देखता हूं और वापस उसे डेक में घुसा देता हूं. तो अगर वापस उसे डेक में घुसा दिया तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है. हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या होता है, आप
ताश के उसी डेक से एक पत्ता निकालोगे, देखोगे और उसे साइड पर रख दोगे, उसे साइड पर रख दोगे, ठीक है ना। सो बाइनोमियल में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, आपने पत्ता देखा, उसे वापस डेक में डाल दिया, शफल कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हुई? द आंसर इज नो, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई। लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने पत्ता उठाया, देखा, उसे साइड पर रख दिया, उसे वापस डेक में नहीं डाला, तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। What is the probability of getting 2 hearts in your 5 card hand? Okay, आप 5 पत्ते उठाएंगे, उसमें से आपको 2 हार्ट्स चाहिए। सो बेसिकली देखो, 4 ग्रुपिंग होती है ताश के पत्तों में, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स। 52 का हमारा पैक होता है, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स, 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड्स। ओके, सो यहां पर हमको बोल रहे 2 हार्ट्स चाहिए। सो 13 हार्ट्स में से 2 हार्ट्स आपको चाहिए। सो 52 का डेक है, उसमें 13 हार्ट्स के कार्ड्स हैं। सो 13 में से 2, सो 13C2। ओके, बाकी जो 39 कार्ड्स है उनमें से कोई भी 3 कार्ड आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। सो 13C2 इंटू 39C3 होल डिवाइडेड बाय, क्या हो सकता था, 52 में से कोई भी 5 कार्ड आ सकते थे। आई रिपीट, 52 में से तो कोई भी 5 कार्ड आ सकते थे, तो नीचे में हमारा आता है 52C5, नीचे में हमारा आएगा 52C5 टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हो सकते थे। लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए, 13 में से 2, 39 में से 3। ओके, सो हमेशा याद रखना हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक। हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या होता है, हाइपर ज्योमेट्रिक इज बेसिकली आपका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ओके, बाइनोमियल में रिप्लेसमेंट होता है। देखा, वापस कार्ड में डाला, वापस डेक में डाला, सो दैट इज व्हाट, दैट इज बाइनोमियल। देखा, साइड पर रख दिया, दैट इज हाइपर ज्योमेट्रिक। ओके, सो दिस वाज आवर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आइए, सो यहां पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये जो लड़का है ये बता रहा है कि आप एक दिन क्वालिफाई करेंगे, आप एक दिन जो भी कोर्स कर रहे हैं उसे आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। सो यहां पर हम लोग बात करेंगे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसके 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, फिर मैं समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा, सो हियर मी आउट। सो सबसे पहले नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 क्या होता है। टाइप 1 का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रायल पर मेरे को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए। जैसा कि ये आदमी यहां पर बोल रहा है कि आप अपना एक्चुरियल का जो 13th एग्जाम है, जो लास्ट एग्जाम है, वो आप क्लियर करेंगे अपने 20th अटेम्प्ट में। माने 20वां जो आपका अटेम्प्ट रहेगा उसमें आप अपना 13वां पेपर जाकर के क्लियर करेंगे, ठीक है ना। सर मेरे को तो 13 में ही करना है, मेरे को फेल नहीं होना है। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, 100% एफर्ट देके पढ़ाई कीजिए, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली ऑलवेज लव योर पेरेंट्स, लव योर बेसिकली फैमिली, एंड यस, एक जन को मेंटर मान के आगे बढ़िए। जीवन में कभी भी कोई भी विपदा नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके, एंड आई एम देयर टू गाइड यू ऑल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ओके, विथ माय फुल टीम। सो यहां पर बात करते हैं 13th एक्चुअल पेपर। सो अभी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। मैं बात कर रहा हूं कि 20वां अटेम्प्ट में मेरे को 13वां सक्सेस चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले 19 जो है 19 अटेम्प्ट में मेरे को 12 सक्सेस चाहिए। वहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। सो 19 अटेम्प्ट में 12 सक्सेस, 19 अटेम्प्ट में 12 सक्सेस मतलब बाइनोमियल, एंड लास्ट में मेरे को सक्सेस चाहिए ही चाहिए। सर बाइनोमियल में भी तो यही था ना, बाइनोमियल में ये नहीं था, बाइनोमियल में ये नहीं था, बाइनोमियल में था 10 अटेम्प्ट में 6 सक्सेस। लास्ट में सक्सेस मिले नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं बोलता हूं पहला 6 में सक्सेस, लास्ट का 4 में फेलियर, तो वो बाइनोमियल बन सकता है, बट वो नेगेटिव बाइनोमियल नहीं बन सकता है, क्योंकि नेगेटिव बाइनोमियल में लास्ट में आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए। सो टोटल में आपको चाहिए 13 सक्सेस और वो 20वें अटेम्प्ट में ही आना चाहिए। सो पहले 19 में आपको चाहिए 12, सो 19C12
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू द पावर 7, क्योंकि 12 और 7 बनते हैं 19, इनटू लास्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। सो इस तरीके से आप नेगेटिव बाइनोमियल करते हो। सो नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 में क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रायल पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेस। सर टाइप 2 क्या है? टाइप 2 है, फॉर एग्जांपल इसी से अगर मैं समझाऊं आपको, तो आप देखो यहां पर आप बोलते हो कि 20वें अटेम्प्ट में आपको 13 सक्सेस चाहिए। तो अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रायल पे एक पर्टिकुलर सक्सेस की बात करते हो तो वो टाइप 1 बनता है, लेकिन उस सक्सेस के पहले आप फेलियर्स की अगर बात करते हो तो वो बनता है टाइप 2। फेलियर्स की अगर आप बात करोगे तो वो बनता है टाइप 2। फॉर एग्जांपल, आप 13वां पेपर क्लियर करने के पहले, 13वां पेपर क्लियर करने के पहले देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो टोटल अपना कोर्स में कितना बार फेल होगा, 7 बार। वो 7 बार फेल होगा, राइट, वो 7 बार फेल होगा। आप लोग सबको समझ में आ रहा है, 7 बार फेल होगा। मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। मैं बोलता हूं कि आप 13वां सक्सेस लोगे आप 13वां सक्सेस, लेकिन उससे पहले 7 बार फेल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 7 बार तो आप फेल हो गए और बाकी 13 में आपका 13 क्लियर हो गया, तो टोटल क्या हुआ, 20वां अटेम्प्ट में 13वां सक्सेस। समझ में आ रहा है? या तो मैं आपको बोलूं, आप समझ लेना, या तो मैं आपको बोलूं कि 20वें अटेम्प्ट में 13वां सक्सेस, या फिर मैं आपको बोलूं कि 13वां पेपर क्लियर हो उसके पहले 7 बार आप फेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है टाइप 2, एंड दोनों में आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि क्यों सेम आएगा, बताओ ना बच्चा, क्यों सेम आएगा? सेम इसीलिए आएगा क्योंकि आप यहां पर ध्यान से देखें, 20वां अटेम्प्ट में 13वां सक्सेस, मतलब कितना बार फेल हो रहा है वो, 7 बार ना। तो मैं वही बोल रहा हूं कि 7 बार फेल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। आप 7 बार फेल होंगे 13वां पेपर के पहले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एक ही तो बात हो गया ना, 7 बार फेल हुआ और बाकी 13 में 13 क्लियर हो गया, तो 20वां अटेम्प्ट में 13वां पेपर क्लियर हो रहा है ना, ठीक है ना। तो 13वां पेपर क्लियर हो उसके पहले आप 7 बार फेल होंगे, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव बाइनोमियल। आप अगर सक्सेस की बात करते हैं तो वो आएगा नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1, लेकिन आप अगर सक्सेस के पहले फेलियर्स की बात करते हैं, यहां पर मैं क्यूमुलेटिव फेलियर्स की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, यहां पर मेरा जो बेसिकली 13th सक्सेस है, उसके पहले टोटल में मेरे को 7 बार फेलियर चाहिए। तो अगर आप 7 बार टोटल फेलियर हुआ, 13 में 13 हुआ, तो टोटल 20 आ गया आपका। दिस इज नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 एंड टाइप 2। एंड यस, ज्योमेट्रिक से मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा, तो ज्योमेट्रिक जो है आपका स्पेशल केस है टाइप 1 का, क्योंकि मैं जब बात करता हूं फर्स्ट सक्सेस का, तो वो क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 का एक स्पेशल केस, क्योंकि ज्योमेट्रिक था फर्स्ट सक्सेस। यहां पर मैं बात कर रहा हूं 13th सक्सेस का, जो कि मेरे 20th अटेम्प्ट में आएगा, राइट। सो टाइप 1 क्या है, सक्सेस, एंड टाइप 2 क्या है, सक्सेस के पहले का फेलियर्स। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड दोनों में आंसर सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। आप इसके फॉर्मूलाज तो हम लोग आपको क्लास में सिखाते ही हैं, बट दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेटरी क्लास, जिसमें हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूशन को प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आई रिपीट, टाइप 2 अगर कभी भी आए तो भूलना मत। टाइप 2 बहुत सिंपल है, वो आपको बोलेगा कि आपको 7 बार फेल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है ना। 13th सक्सेस होगा, एंड बेसिकली आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई 7 बार फेल होना है 13 सक्सेस के पहले। सो 13 सक्सेस मतलब 13 और 7, तो टोटल 20 अटेम्प्ट हो गया, समझा ना। सो टाइप 2 वाले फॉर्मूला से आपको उसको करना है, सिंपल है एकदम। यस, आइए यहां पर देखा जा रहा है कि एक महिला जो कि नौजवान है, वो ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आइए इससे देखते हैं हम लोग क्या समझ सकते हैं। So, what is the probability that the girl will make her 4th purchase on the 10th dress she encounters? So, for example, if you are rich and royal, जीवन में बहुत मेहनत करें बच्चों, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे आपके लिए प्राइस टैग यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप ये नहीं बोलोगे कितने का है, you will just go and say पैक कर दो, ठीक है। This will be the exact wordings, पैक कर दो, ठीक है। सो बेसिकली आइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल विल मेक हर 4th परचेज ऑन द 10th ड्रेस। सो बेसिकली 10th ड्रेस में 4th सक्सेस, 10th ड्रेस में 4th सक्सेस, तो बेसिकली पहले 9 में 3 सक्सेस, तो 9C3
सक्सेस टू द पावर 3, फेलियर टू द पावर 6 एंड लास्ट में इनटू p। लेकिन इसी को अगर मैं टाइप 2 से कराऊं तो देखो, फोर्थ परचेज माने 4 सक्सेस, मैं बोलूंगा फोर्थ परचेज के पहले 6 फेलियर होंगे, फोर्थ परचेज के पहले 6 फेलियर होंगे, तो 6 फेलियर और फोर्थ परचेज का 4, पहला परचेज, दूसरा परचेज, तीसरा परचेज, चौथा परचेज, तो टोटल में 10 हो गया। मैं बोलूंगा 6 फेलियर होंगे फोर्थ परचेज के पहले। बताइए सक्सेस मतलब फोर्थ परचेज के पहले 6 फेलियर्स होंगे, इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। सो दैट इज नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2। ओके, ओ माय गॉड, इसमें हमने ऑडियो भी डाला है। सो ये एक फेवरेट मूवी है पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं, दिस शुड बी द एटीट्यूड। सो बेसिकली यहां पर हमने क्लिप डाला है। सो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहां पर इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, इलीगल चीजों की स्मगलिंग की जा रही है। इसमें दिखाया जाता है कि वो चंदन की तस्करी करता है, ठीक है। सो देखिए, सो यहां पर एक पुलिस ऑफिसर था स्टार्टिंग में, मैं आपको वापस से दिखाना चाहूंगा। सो बेसिकली ये पुलिस ऑफिसर का यहां पर पूरा जो गेम हो रहा है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या समझ में आ रहा है। बेसिकली मैं इससे क्या क्वेश्चन बना सकता हूं, इससे क्वेश्चन मैं ये बना सकता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द 10th ट्रक सर्च्ड बाय द पुलिस ऑफिसर इज द 3rd ट्रक कंटेनिंग इलीगल आइटम्स। पुलिस वाला बोलता है, पुलिस वाला हमें यह कहता है, दैट वाज अ वेरी कॉमेडी क्लिप। सो पुलिस वाला हमें यह कहता है, पुलिस वाला यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि मैं अपने जगह से तब तक नहीं हिलूंगा, मैं अपने जगह से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मैं 3 इलीगल ट्रक्स नहीं देख लेता, ठीक है ना। सो यहां पर हमने क्वेश्चन बनाया कि जो 10वां ट्रक वो देखेगा वो 3rd होगा जो इलीगल आइटम कंटेन करता है, मतलब पहले 9 में 2 ट्रक एंड लास्ट में सक्सेस। So basically this is again a negative binomial example that we have created from the movie Pushpa Raj, okay? So अभी इसी को अगर मैं टाइप 2 कर दूं तो टाइप 2 3 सक्सेस मतलब 7 फेलियर, तीसरा सक्सेस के पहले वो 7 फेलियर्स देखेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। एंड 10वें में तीसरा सक्सेस हो या तीसरे के पहले 7 फेलियर्स हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, आप करके देख लीजिएगा। एंड इस वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको टाइप 1 टाइप 2 अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ओके? आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो दिस इज अ वेरी, मैं तो देखा नहीं हूं फ्रेंड्स, सो दिस इज अ वेरी फेमस कैफे। बहुत लोग ने मेरे को बताया कि सर ये वाला एग्जांपल आप जरूर डालिएगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी फेमस कैफे बच्चों। जैसा कि फ्रेंड्स में दिखाते हैं, वो लोग यहीं बैठ के चिल करते हैं। एंड रिसेंट में मैं यूरोप भी गया था, वहां पर भी कुछ इसी टाइप की वाइब थी, तो इसलिए मेरे को लगा कि एग्जाम्पल डालना चाहिए। सो आइए, यहां पर आपको कैफे में देख के क्या समझ में आता है, अभी तो कैफे खाली है। सो बेसिकली यहां पर हम लोग मॉडल करेंगे अराइवल रेट ऑफ कस्टमर्स को। कभी भी अगर आप अराइवल रेट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो आइए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। What is the probability that 5 customers will arrive in half hour? So basically 5 कस्टमर आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 30 मिनट्स में बताइए। अगर अराइवल ऑफ कस्टमर्स का जो रेट है दैट इज 10 पर 60 मिनट्स। पॉइजन में क्या होता है ना, वो किसी भी टाइम में ढल जाता है। अगर 10 पर 60 मिनट्स है तो 5 पर 30 मिनट्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है, पॉइजन बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर 10 पर 60 मिनट्स है तो 5 पर 30 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। और अपने को निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कस्टमर्स विल अराइव। कभी भी अराइवल रेट की बात हो तो हम लोग उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही मॉडल करेंगे, ठीक है ना। सो 5 कस्टमर्स विल अराइव इन हाफ एन आवर, ओके। सो 5 कस्टमर्स का मतलब क्या है, 5 कस्टमर्स का मतलब है कि 5 आएंगे 30 मिनट में। तो पहले तो आपको 30 मिनट का रेट निकालना होगा। 30 मिनट का रेट क्या है, 30 मिनट का रेट क्या है, 30 मिनट का रेट है 5, ओके। सो बाकी तो जो फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने आपको सिखाया है, उससे आप इस सम को कर सकते हैं। बट कभी भी अगर आपको अराइवल रेट की बात होगी तो हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही उसको मॉडल करते हैं, ठीक है। आइए, ओह, सो बेसिकली दिस इज आइकॉनिक, दिस इज अ वेरी आइकॉनिक सीन, जहां पर जो लड़की है वो भाग रही है, वो लड़के के संग जाना चाहती है। एंड लास्ट में जो उसके पिता हैं वो उसे कहते हैं कि जा सिमरन जा, ओके। सो बेसिकली यहां पर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो कि है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। कभी भी अगर वेटिंग टाइम का बात होगा ना तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही मॉडल करते हैं, ठीक है। सो वेटिंग टाइम का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहां पर हमने जो एग्जांपल क्रिएट किया कि अगर मान लेते हैं कि राज का मूड बदल जाए और वो हाथ हटा दे तो उसका वो ट्रेन मिस हो जाएगा। तो अगला ट्रेन
अगला ट्रेन जो वो पकड़ेगी उसके लिए उसको कितना देरी वेट करना होगा। सो दो ट्रेन के बीच का जो वेटिंग टाइम है उसको अगर मॉडल करना हो तो हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। कोई भी चीज का वेटिंग टाइम, अगर आप बोलो आप एक ऑटो स्टैंड में खड़े हो, ऑटो के लिए वेट कर रहे हो, बस के लिए वेट कर रहे हो, एक टेलीफोन बूथ है, ठीक है ना। सो बेसिकली आप फॉर एग्जांपल एक टेलीफोन है, ठीक है ना। सो एक कॉल आया, दूसरे कॉल आया, अराइवल रेट इज पॉइजन। मैं बोलता हूं 1 घंटे में कितना कॉल आएगा, 1 घंटे में जितना कॉल आएगा दैट इज पॉइजन, लेकिन दो कॉल के बीच का जो समय है दैट इज एक्सपोनेंशियल। ओके, सो वेटिंग टाइम इज एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग ने यहां पर क्या बनाया, देखिए हम लोग यहां पर ये बोलते हैं ट्रेन्स अराइव एवरी 15 मिनट्स, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव टू वेट फॉर मोर देन 10 मिनट्स। तो हर 15 मिनट में ट्रेन है, ठीक है ना। सो बेसिकली यहां पर जो एवरेज है दो ट्रेन के बीच का वो है 15 मिनट्स। एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होता है दैट इज 1 बाय मीन, दैट इज 1 बाय मीन। सो मेरा यहां पर जो पैरामीटर आएगा दैट विल बी 1 बाय 15। ओके, एंड मैंने यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, दैट यू विल हैव टू वेट फॉर मोर देन 10 मिनट्स। सो क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग ऐसा होगा कि आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कुछ वेटिंग टाइम की बात हो रही है। अगर कभी भी वेटिंग टाइम का बात होता है तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगा। एंड पॉइजन का जो अराइवल रेट है लैम्डा, वही एक्सपोनेंशियल का लैम्डा बनता है। तो दोनों के बीच में ये रिलेशन है, क्योंकि पॉइजन और एक्सपोनेंशियल दोनों ही पॉइजन प्रोसेस से आते हैं, ठीक है। अराइवल को अगर मॉडल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइजन, लेकिन अगर हम लोग को वेटिंग टाइम को मॉडल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आइए इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए मैं रिसेंट में गया था, यहां पर ये पिक्चर थोड़ा हेजी हो गया। मैं रिसेंट में स्विट्जरलैंड गया था। द थिंग विच अट्रैक्टेड मी अ लॉट इज द ट्रेन सिस्टम देयर। ओके, तो यहां पर मैंने एक बनाया है। अब देखो ये ट्रेन स्टेशन है, फॉर एग्जांपल ज्यूरिक का जो ट्रेन स्टेशन है बहुत बड़ा है। सो ज्यूरिक में मान लेते हैं किस रेट से ट्रेन आ रहे हैं, जिस रेट से ट्रेन आ रहे हैं दैट इज व्हाट, दैट इज द अराइवल रेट एंड दैट इज पॉइजन। लेकिन अगर दो ट्रेन के बीच का, जैसे वहां पर क्या होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी ट्रेन से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो हो सकता है 2 घंटा 3 घंटा में ट्रेन हो, लेकिन वहां पर क्या है, हाई स्पीड ट्रेन होते हैं। सो हर आधे आधे घंटे में ट्रेन होते हैं। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रेन इज वेरी नाइसली डेवलप्ड। एंड अभी रिसेंट में आई हैव सीन अ फोटो जिसमें एकदम एग्जैक्ट इसी तरीके के ट्रेन इंडिया में भी चलने लग गए। आई होप सो बहुत जल्द इंडिया भी मतलब इंडिया है ऑलरेडी सुपर पावर, और भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप होगा। भाई हम लोग एग्जांपल में आते हैं। सो व्हाट इज द वेटिंग टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रेन्स, टू कंसेक्यूटिव ट्रेन्स के बीच का वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इफ रेट ऑफ अराइवल ऑफ ट्रेन इज 10 पर आवर, तो हम लोग को यहां पर पॉइजन का लैम्डा दे दिया, रेट ऑफ अराइवल बोल दिया, रेट ऑफ अराइवल मतलब पॉइजन हो गया। सो पॉइजन का लैम्डा दे दिया, तो पॉइजन का लैम्डा ही एक्सपोनेंशियल का लैम्डा बनता है, ठीक है ना। जो पॉइजन का लैम्डा है, जो पॉइजन का जो पैरामीटर है वही एक्सपोनेंशियल का पैरामीटर बनता है। सो एक्सपोनेंशियल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 10। ओके, एक्सपोनेंशियल का पैरामीटर हो जाएगा 10। एंड मैंने जस्ट आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल का मीन क्या होता है, 1 बाय पैरामीटर। एक्सपोनेंशियल का जो मीन होता है वो होता है 1 बाय पैरामीटर। सो 1 बाय पैरामीटर का मतलब क्या है, 1 बाय 10 विच इज 0.1 आवर। 0.1 आवर का मतलब क्या है, 0.1 आवर मतलब क्या होता है, 0.1 इंटू 60, 0.1 इंटू 60 मतलब 6 मिनट्स। अरे भाई, व्हाट इज द वेटिंग टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रेन्स। सो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रेन्स द एवरेज वेटिंग टाइम इज 6 मिनट्स। Why? Because the arrival rate is 10 per hour. 10 per hour का मतलब क्या है, हर 6 मिनट में ट्रेन है, 6 इंटू 10 मतलब 60 मिनट हो गया। समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि भाई एक्सपोनेंशियल और पॉइजन का जो मेल जोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, बल्ब जल रहे हैं, बुध हो रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, बुध हो रहे हैं। वाओ। सो बेसिकली आपको यहां पर देख के कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट का फीलिंग आ गया होगा, बिकॉज वहां पर भी बत्तियां इसी तरीके से जलती हैं, बुझती हैं। ओके, सो यहां पर हम लोग जो एग्जांपल लेने का ट्राई कर रहे हैं वो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, बिकॉज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेशल केस है गामा का। जब गामा के दो पैरामीटर होते हैं, अल्फा और लैम्डा। ओके, जब अल्फा 1 होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कोई एक बल्ब है, एक बल्ब का बुझने का जो टाइम है, एक बल्ब का बुझने का जो टाइम है मतलब बंद होने का जो टाइम है, क्लोजिंग टाइम मतलब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तब तक का, मैं बल्ब जला के छोड़ दिया, मैं बैठा हूं। सो अगर एक बल्ब का हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना।
ओके। लेकिन अगर मैं बहुत सारे बल्ब्स को जला दूं, फॉर एग्जांपल यहां पर कितने बल्ब्स हैं, मान लेते हैं 20 बल्ब्स हैं, मैं 20 बल्ब को जला दूं और मेरे को चाहिए टाइम कि भाई 5 बल्ब बुझ जाएं, 5 बल्ब बुझ जाएं, तो 5 बल्ब बुझने का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कोई एक का करेंगे तो एक्सपोनेंशियल, लेकिन यही मैं बोलूं, मैं तब तक एक्सपेरिमेंट करूंगा जब तक 5 बल्ब बुझ जाए, और मैं एग्जैक्टली मॉनिटर करूंगा कि पहला बल्ब कब बुझा, दूसरा बल्ब कब बुझा, क्योंकि मैं तो देख के रहा हूं ना, बैठ रहा हूं ना मैं तो वहां पर। सो बेसिकली 5 बल्ब का जब हम लोग करेंगे तो वो बन जाता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स। और भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि आपका रेनफॉल हो गया, ठीक है, कोई चीज का सम हो गया, तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप गामा डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल कर सकते हैं। ओके, आइए ये देखिए, ये हमने निकाला है नेक्स्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, विच इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है दैट इज अ बेल शेप्ड कर्व, दैट इज अ बेल शेप्ड कर्व, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। बेल शेप्ड कर्व का मतलब क्या होता है, ये जो बीच में है, यहां पर बीच में आपका आता है मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड आपका बीच में आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है कि सब लोग मोटा मोटी एवरेज के आसपास में रहेंगे, एंड जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉल्स हैं, जैसे कि ये हेजी एक्सपेरिमेंट है थोड़ा, छोटे छोटे जो बॉल्स हैं, मान लेते हैं इसके अंदर 1000 बॉल्स हैं, तो 1000 अगर बॉल्स आप उसको ऊपर से अगर नीचे से डालोगे, सो बेसिकली यहां पर बोलने का मतलब ये है कि जो एक्सट्रीम्स है उसमें कम बॉल्स जाएंगे, एंड मोस्ट ऑफ द डेटा विल लाई बिटवीन मिडिल, मतलब मिडिल। ओके, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में पूछता हूं, एक्चुअल के क्लास में पूछता हूं कि कितने बच्चे हैं जिनका मैथ्स में 80 प्लस आया है, तो 80 के आसपास में ही रहेगा। यू विल नॉट सी एनीवन जिसका मैथ्स में 20 आया है। फॉर एग्जांपल अगर एफआरएम की क्लास चल रही है, तो मैं अगर बच्चों से पूछता हूं कि भाई आप लोग सबका एज कितना है, तो कोई ये नहीं बोलेगा आई एम 13 ईयर्स ओल्ड और आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। सब लोग मोटा मोटी यही हमको बोलेंगे। अगर एफआरएम का कोर्स कर रहे हैं तो मिनिमम वो फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, राइट। सो आप देखो, आपको ये समझना होगा कि मोस्ट ऑफ द डेटा विल लाई इन द मिडिल, ओके, मीन के आसपास में लाई करते हैं, एंड इसीलिए ये बेल शेप्ड कर्व एक बनता है। ठीक है, जैसे कि आप एक्सट्रीम्स में जाओगे, आप नहीं देखोगे किसी को भी कि एफआरएम का कोर्स कर रहे हैं और वो 40-50 ईयर्स का, बहुत कम डेटा आपको मिलेगा। मोस्ट जो करते हैं उनका एज क्या होता होगा, 20 से 30, माने 10 से 20 में आपको कम डेटा मिलेगा, 30 से 40 में आपको कम डेटा मिलेगा, राइट। मैं वही समझाने की ट्राई कर रहा हूं। सो बेसिकली ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। देखिए यहां पर हमने एक्चुअल का एक एग्जांपल लिया है कि जब तक एक बच्चा ग्रेजुएट होता है, हमारा जो डेटा कहता है लास्ट 10 साल हो गए हमें, सो बेसिकली यहां पर जो डेटा जो होता है कि भाई 6 से 7 पेपर्स मोटा मोटी सबके क्लियर हो जाते हैं ग्रेजुएशन तक। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिनका 10 या फिर उससे ज्यादा 9-10 पेपर्स क्लियर होता है, एंड बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 2-3 पेपर्स क्लियर रहता है ग्रेजुएशन तक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेपर्स का ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रहता है कि उनका 6 से, सो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग और एक एग्जांपल लिए हैं जो कि है ये वाला। आइए देखते हैं इसको, एक मिनट। आइए, ये एक जिम का डोले शोले का हमने एग्जांपल लिया है। सो यहां पर ये समझ में आता है कि मोस्ट जो है, आप देखो बहुत कम वेट्स उठाएंगे। मतलब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप अगर जिम जाते हैं तो आप कौन सा वजन उठाते हैं, ठीक है ना, आप कितना वजन उठा सकते हैं। सो 10 में देखिए बहुत कम है, धीरे धीरे करके यहां पर आएंगे, जब मिडिल में जब आप आएंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा लोग हैं जो लोग एक्सरसाइज करते हैं एकदम एक्सट्रीम में, जिनका आप देखेंगे हाथ है कि हथौड़ा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो बहुत कम लोग हैं। सो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि मीन के आसपास में बहुत ज्यादा वैल्यूज मिलेंगे, एंड इसीलिए वो एक बेल शेप्ड कर्व बनता है। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस पर्सनालिटी का नाम। मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप पहले रिप्लाई करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। सो दिस पर्सनालिटी का नाम है हर्षद मेहता, एंड यस, शेयर प्राइस मॉडलिंग की भी अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो इसमें क्या होता है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम लोग ये मानते हैं कि जो रिटर्न्स है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो फॉर एग्जांपल 1 साल का जो रिटर्न है, ठीक है, वो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो शेयर प्राइस है वो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? बेसिकली बहुत सिंपल है। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, उसका जो रेंज होता है वो होता है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, लेकिन लॉग नॉर्मल क्या होता है, वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है। ठीक है, जैसे कि शेयर प्राइस कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है। उसके बाद में आप देखो, अगर एक 1000 का शेयर है
तो उसमें जो 10 रुपए का घटाव चढ़ाव होगा, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का जो शेयर है वो बहुत फ्रीक्वेंटली 10 रुपया ऊपर नीचे करेगा, लेकिन 100 रुपए का शेयर क्या उतना ही फ्रीक्वेंटली 10 रुपया ऊपर नीचे करेगा? द आंसर इज नो। 10 रुपए का शेयर क्या उतना ही फ्रीक्वेंटली 10 रुपया ऊपर नीचे करेगा? द आंसर इज नो। सो बेसिकली इन चीजों को भी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल करता है। बहुत सिंपल है, अगर x लॉग नॉर्मल फॉलो करता है तो log x नॉर्मल फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं log x अगर नॉर्मल फॉलो करता है, बेसिकली x के जो वैल्यूज है उसका जो लॉगरिदम है अगर वो नॉर्मल फॉलो करता है, सो x विल फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो बेसिकली यस, शेयर प्राइस मॉडलिंग में हम लोग यही मानते हैं कि अगर रिटर्न्स जो है वो नॉर्मल है तो जो शेयर प्राइसेस होंगे वो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। नॉन नेगेटिव एंड एज आई जस्ट एक्सप्लेन यू द प्रोबेबिलिटी इज नॉट सेम, राइट, कि 10 रुपए का शेयर में जो 10 रुपए का मूवमेंट्स होगा, 100 रुपए के शेयर में जो 10 रुपए का मूवमेंट्स होगा, 1000 रुपए के शेयर में जो 10 रुपए का मूवमेंट्स होगा, 10,000 के शेयर में जो 10 रुपए का मूवमेंट्स होगा। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज नॉट सेम, सो इसलिए लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया है। आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए बनाएं, चाहे आप कोई भी कोर्स से हो, चाहे वो सीए हो, एक्चुअरीज हो, एफआरएम हो, सीएफए हो, डेटा एनालिटिक्स हो, कोई भी कोर्स हो, एमबीए के स्टूडेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको इसी तरीके से समझाना है, एंड हमारी टीम आपके लिए लेके आएगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। देखते रहिए एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब का चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।